जापान जो अपनी उद्यमशीलता के लिए भी जानी जाती है, मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। इस मंच के सामने विराजमान सीबी जॉर्ज, टोक्यो भारत के राजदूत, आर मधुसूदन जी, मिशन के उप प्रमुख, सुश्री देवजानी चक्रवर्ती, मंत्री आर्थिक वाणिज्यिक, सुश्री मायुमी मुरायामा, कार्यकारी उपाध्यक्ष, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, करुण बंसल जी, काउंसलर वाणिज्य, मेरे साथ मध्य प्रदेश से आए हुए एसीएस राजौरा जी, पीएस राघवेंद्र सिंह जी, सुदाम खाड़े जी, विष्णु जाजू जी, आनंद जी, नागर। मुझे लगता है अनुवाद की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तब पड़ेगी, है ना? सभी का है। टोक्यो की धरती पर इस सत्र में मध्य प्रदेश की ओर से मैं लगभग 9 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस खास करके निवेशकों, उद्यमियों से, विभिन्न औद्योगिक घरानों से संबंध रखने वाले सभी मित्रों के बीच मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत दुनिया के सामने एक नई आर्थिक भविष्य की ताकत की तरफ बढ़ रहा है, जो न केवल अपने सभी प्रकार के संसाधनों के साथ बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हजारों साल से गौतम बुद्ध की परंपरा से जापान भी जुड़ा हुआ है और हम बुद्ध की धरती से ही आते हैं, जिसका सदैव अतीत के काल से जापान से एक विशेष संबंध भी है। मैं आज के इस पूरे आयोजन में भारत के हमारे यहाँ प्रतिनिधि जापान में राजदूत के रूप में काम संभाल रहे हैं श्री सीबी जॉर्ज का आभार मानता हूँ, जिन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी प्रकार के व्यावसायिक घरानों के लोगों को जोड़ने के लिए अपनी महती भूमिका अदा की है। जापान का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बहुत समृद्ध इतिहास है। मैं विनाशकारी भूकंपों, प्राकृतिक आपदाओं से उभरते हुए जापान की उस उद्यमशीलता को भी नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ, जिसके कारण से जापान दुनिया के सामने फिर एक अलग पहचान बना के खड़ा है। जापान से हमारे अतीत के काल के संबंध तो है ही, लेकिन जापान आज बढ़ते समय में एक विशिष्ट अपनी जीवन शैली और औद्योगिक श्रेणी के साथ आर्थिक युग की संपन्नता के स्थान पाने वाला स्थान जापान भी है। लेकिन जापान से मध्य प्रदेश के संबंध भी अब आज के इस व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अलग प्रकार से जुड़े हैं। खास करके जापान में से हमारे संबंध में मध्य प्रदेश से निर्यात होने वाली वस्तुओं की अगर बात करूँगा तो एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं, तैयार एनिमा, कार्बनिक रसायन, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद हैं। 2023-24 में मध्य प्रदेश से जापान को $92.8 मिलियन का निर्यात किया गया है। जापान में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कई जुड़े हुए उद्योग भी हैं। इस इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से हम जापान के सभी उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण निवेश की उम्मीद भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, जहां 8.5 करोड़ की आबादी विराजमान है। भारत की 50% आबादी का मध्य प्रदेश कैचमेंट एरिया में अपने आप को मान के चलता है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 1 दशक में 3 गुना बढ़ी है, जिसको हमने हमारी सरकार बनने के बाद 5 साल में डबल करने का टारगेट लिया है। और खास करके इसी सब कारणों से हमारा अपना पूंजीगत व्यय और सरकारी व्यय इस वर्ष की तुलना में हमने पिछले वर्षों के आधार पर 19% बढ़ाया है, जो किसी भी राज्य के बढ़ती हुई प्रगति का द्योतक है। पिछले 5 वर्ष में हमने अपने निर्यात के प्रयास बढ़ाए हैं, जिसमें लगभग 2023-24 में 65,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। औद्योगिक
बौद्धिक संभावनाओं की सभी बातों पे मेरे काबिल अफसरों ने अपनी विस्तार से बात कही है। जैसे एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हमारे एमएसएमई और हेवी इंडस्ट्री सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हमारी कई सारी पॉलिसियां भी हम बदल रहे हैं और काफी अनुकूल पॉलिसी बना रहे हैं। इसके आधार पर देश भर में तो अनुकूल माहौल बनाई है, विश्व में भी मध्य प्रदेश के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। लेकिन मैं आज इनके साथ इसीलिए आया हूँ कि ये पॉलिसियों के इधर जाकर के भी, इससे बाहर जाकर भी हमको अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार हर निवेशकों के हिसाब से भी इसमें कंसीडर करने के लिए हमारी मनोमस्तिष्क की भावनाएं खुली हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फूड पार्क्स, आईटी पार्क्स, स्पाइस पार्क्स, प्लास्टिक पार्क्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, सोलर इक्विपमेंट पार्क, फुटवियर पार्क, ईवी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट्स यूनिट इत्यादि, सेमीकंडक्टर पार्क, सभी क्षेत्रों में समान रूप से मध्य प्रदेश में संभावना बनी है। हमारी विशेष नीतियां खासकर गारमेंट, लॉजिस्टिक, ईवी, खाद्य प्रसंस्करण, इथेनॉल, आईटी, फार्मा, मेडिकल डिवाइस में बड़े सेक्टरों को, बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रही है। मध्य प्रदेश में खास करके जब ये फूड बास्केट की बात हमारे राघवेंद्र सिंह जी ने कही है, तो ये बहुत सारी चीजों को जोड़ के चलने वाला हमारा प्रदेश है, जहां अच्छी नीति और नियत के बलबूते पर बड़े पैमाने पर हमारी अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लगातार सब तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। और जब यहाँ आकर के मैं जापान के निवेश और उद्योग से चर्चा कर रहा हूँ तो मैं ये बात को पुनः दोहराना चाहूंगा जो अभी हमारे अफसरों ने बताई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री 24-25 फरवरी को खास तौर पे भोपाल में आने वाले हैं। ऐसे में हमारे अलग अलग सेक्टर, जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया, इन सभी के आधार पर अलग अलग इनके सेमिनार भी चलेंगे, निवेश की संभावनाओं पे बात भी होगी। तो जापान में बड़े पैमाने पर हमारे से जुड़ने की संभावना भी है और खासकर एक और सेक्टर छूटता है जिसपे हम और आप बात कर सकते हैं, वो हमारा स्किल डेवलपमेंट का, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ बड़ी संभावना है। अपने यहाँ एक तरह से आईटी से लगा करके इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बड़े पैमाने पे यूथ और बौद्धिक क्षमता का यूथ उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम आप उससे एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियों से, हमारी यूनिवर्सिटियाँ 52 हमारी प्राइवेट सेक्टर है, 17 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे बड़े बड़े सेक्टर जिसमें लंबे समय तक जापान और भारत के संबंध मध्य प्रदेश के लिए काफी हितकर रहेंगे। आज के इस अवसर पर निवेश के लिए उपलब्ध सभी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के विस्तार से यहाँ बातें हुई है। मैं उम्मीद करूंगा आप और हम मिलकर के निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इस भविष्य की संभावनाओं के इस विश्वास के आधार पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।